हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एनसीईआरटी क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग जानेंगे रासायनिक अपक्रिया के बारे में और रासायनिक समीकरण के बारे में। जैसे कि हम इसके पहले सब कुछ पढ़े थे, जैसे हम इसके पहले जो भी चला था हमारा, उसको आज हम पहले रिकॉल करेंगे, दोहराएंगे। उसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो हम देखते हैं इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, उसको देखते हैं। इसके पहले हम जब पहले पढ़े थे, उसको पढ़े थे हम लोग ब्रह्मांड कैसे बना था, आखिर में आइंस्टीन समीकरण क्या था। ठीक है, भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं। एक बार उसको हम लोग देख लेते हैं। उसको पहले क्लास में क्या पढ़े थे, उसके बाद आज वाला शुरू करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। आपको हम बताए थे ब्रह्मांड, क्या बनाए थे भाई? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड तो बता दें आपको, ब्रह्मांड को क्या बोला जाता है? यूनिवर्स। क्या बोला जाता है? यूनिवर्स। यह हमारा मिलके बना है द्रव्य तथा ऊर्जा से। किससे मिलकर बना है? द्रव्य प्लस ऊर्जा से। द्रव्य क्यों? मैटर बोला जाता है इंग्लिश में, ऊर्जा को एनर्जी बोला जाता है, और ब्रह्मांड को यूनिवर्स। ठीक है, क्या बोला जाता है? यूनिवर्स। तुम्हारा जो पूरा ब्रह्मांड किससे मिलकर बना है? द्रव्य तथा ऊर्जा से मिलकर बना है। इसमें हम बात किए थे और आइंस्टीन समीकरण के बारे में। देखते हैं आइंस्टीन समीकरण क्या है। आपको बता दें कि जो हमारा आइंस्टीन समीकरण होता है वो हमारा होता है E बराबर mc स्क्वायर। क्या होता है? E बराबर mc स्क्वायर। ठीक है ना। और इसमें E हमारा क्या है? ऊर्जा, एनर्जी। यह मतलब हमारा क्या है? मास, मतलब द्रव्यमान। और C हमारा क्या है? प्रकाश की चाल, द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है ना। इसमें और हम बात किए थे ऊर्जा। ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? जूल। द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है? किलोग्राम। और हमारा सी निर्वात प्रकाश की जो चाल होती है उसका मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। ये सब बातें हम लोग कर चुके थे। ठीक है ना। और हम बताए थे कि द्रव्य में होने वाले परिवर्तन दो टाइप के होते हैं। एक हमारा होता है भौतिक परिवर्तन, एक हमारा होता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक, भौतिक परिवर्तन मतलब फिजिकल चेंजेस, रासायनिक परिवर्तन मतलब केमिकल चेंजेस। ठीक है, ये सब बातें हम लोग किए थे। अब जानते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, चलो देखो, भौतिक परिवर्तन को हम लोग तीन तीन डिफिनेशन दे दी लिखाए थे, ना कि बुक्स वाला ही। ठीक है ना, हम बुक्स के अलावा भी और भी डिफिनेशन लिखवाए थे, दो, मतलब पूरा टोटली तीन तीन लिखवाए थे, तीन फिजिकल का और तीन हमारा केमिकल चेंजेस का। ठीक है ना। तो एक बार हम इसको फिर से रिपीट करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी आप लोग को। इसको बता दिए एक बार, द्रव्य क्या है इसको हम बता चुके थे, ऊर्जा क्या है इसको भी हम बता चुके थे। ठीक है, चलो और इसके हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो बताए थे हम द्रव्य में होने वाला परिवर्तन हमारा दो टाइप का होता है। एक हमारा भौतिक परिवर्तन, एक हमारा रासायनिक परिवर्तन। अब देखते हैं हम लोग भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन, इसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। अब देखो फिजिकल चेंजेस क्या है, इसको सभी लोग देखो ध्यान से। फिजिकल चेंज में क्या होता है? इसमें पदार्थ के भौतिक गुण का परिवर्तन होगा। इसमें होता है भौतिक गुण में परिवर्तन। ठीक है ना, मतलब कि इसमें बोले हम भौतिक परिवर्तन में, इसमें हमारा भौतिक गुण में परिवर्तन होता है, जैसे आकार में, रंग में, घनत्व में, गंध में। इसमें क्या होता है? हमारा परिवर्तन होता है। और ये हमारा जो है, यह एक हमारा अस्थायी परिवर्तन है। क्या? भौतिक परिवर्तन। इसमें हमारा कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, तीसरी बात। और चौथी बात, इसमें हमारा द्रव्यमान अपवर्तित रहता है, मतलब इसमें परिवर्तन नहीं होता द्रव्यमान में। ठीक है ना। देखो इसको पर लिखते हैं शॉर्ट में, क्या भौतिक परिवर्तन क्या है। देखो इसमें यह हमारा क्या है? एक अस्थायी परिवर्तन। अस्थायी परिवर्तन, ठीक, पहली बात। और दूसरी बात हमारा क्या है? यह जो है इसमें हमारा कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। क्या? नया पदार्थ नहीं बनता है। इसमें इसका जो होता है हमारा, इसमें रासायनिक
रासायनिक संघटन तथा द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके रासायनिक संगठन तथा द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, और इसमें जो होता है किसी पदार्थ का भौतिक गुणों में परिवर्तन, इसमें होता है भौतिक गुणों में परिवर्तन। भौतिक गुणों में क्या होता है, हमारा परिवर्तन होता है। जैसे हमारा आकार हो गया, रंग हो गया, गंध हो गया, तापमान हो गया, किस्म हो गया हमारा भौतिक गुण में। देखो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। जैसे हमारा आकार हो गया, रंग हो गया, हमारा क्या हो गया भौतिक परिवर्तन। यह एक हमारा अस्थायी परिवर्तन है। इसमें हमारा कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। उसमें रासायनिक संगठन जो है और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम बात करेंगे रासायनिक संगठन की, रासायनिक परिवर्तन के बारे में। तो देखो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इसको भी देख लो। इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस क्या होगा, हमारा जो फिजिकल चेंजेस है इसी का जस्ट रिवर्स होगा, उल्टा होगा। ठीक है ना। जैसे इसमें क्या होगा, हमारा इसमें हम बात करेंगे, इसमें हमारा जो होगा इसी का उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना। चलो देखते हैं इससे आगे। देखो इसमें अगर रासायनिक परिवर्तन देखें, इसी का जस्ट रिवर्स कर दो। जैसे कि इसमें हमारा क्या हो रहा था, भौतिक गुण में परिवर्तन हो रहा था, इसमें क्या होगा, इसमें हमारा रासायनिक संगठन, रासायनिक गुण में परिवर्तन होगा। ठीक, यह हमारा एक अस्थायी परिवर्तन है, यह हमारा क्या होगा, एक अस्थायी परिवर्तन है। इसमें हमारा नया पदार्थ नहीं बनता है, इसमें हमारा नया पदार्थ बनेगा। ठीक, इसका रासायनिक संगठन तथा द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसके रासायनिक संगठन और द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। ठीक है। चल इसको भी लिखते हैं हम लोग। देखो यह हमारा एक क्या है, अस्थाई परिवर्तन, अस्थाई परिवर्तन। ठीक, यह इसमें हमारा नए पदार्थ बनते हैं। ठीक है ना, नए पदार्थ बनते हैं, इसे नए कैसे लिखा जाता है, कोई बात सही है। ठीक है, जानते रहो, इसे लिखिए पर नए लिखा है। ठीक, नए पदार्थ बनते हैं और इसके हमारा रासायनिक संगठन तथा द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। ठीक, यह हमारा अस्थाई परिवर्तन है। पहली बात, इसमें हमारा नया पदार्थ बनता है, इसका रासायनिक संगठन तथा द्रव्यमान में परिवर्तन होता है और इसके जो भौतिक गुण में होगा इसमें परिवर्तन नहीं होगा। भौतिक गुण में क्या होगा हमारा भाई, परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, इतनी बातें हम लोग कर चुके थे इसके पहले वाले चीजों में, मतलब वीडियो में। ठीक है, इसका तो एग्जाम्पल देखो क्या बताए थे, भौतिक गुण का एग्जाम्पल बताए थे हम लोग। क्या, सिर्फ बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना। ठीक, बर्फ का पिघलना हो गया और बर्फ का वाष्प में परिवर्तन हो गया। ठीक है, और इसे हम बोले क्वथनांक, मतलब बॉइलिंग, ऊर्ध्वपातन, क्वथनांक हो गया, ऊर्ध्वपातन हो गया, गलन हो गया, ये सब हमारे क्या है, यह सब हमारे भौतिक परिवर्तन है। ठीक, अगर रासायनिक परिवर्तन की बात करेंगे तो रासायनिक परिवर्तन हमारा क्या आएगा, इसमें हमारा जो आएगा, जैसे हमारा लोहे में जंग लगना। सभी लोग बताओ कि लोहे में जंग लगने पर भार बढ़ता है या भार घटता है, सभी लोग बताओगे। तब तक इसको ये रखते हैं कि जो लोहे में जंग लगता है तो क्या इसका भार बढ़ता है या नहीं। लोहे में जंग लगने पर बताओ भार इसका बढ़ता है कि घटता है। ठीक, लोहे में जंग लगना, भोजन का पचना, या हम बोले प्रतिस्थापन अपक्रियाएं, या हम बोले अपघटन अपक्रियाएं,
या बोले हम लोग दहन, ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे रासायनिक परिवर्तन है। सबकी बातें हम लोग बारी बारी से इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। ठीक, तो हम सब कुछ एक बार दोहरा चुके हैं। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं कि रासायनिक अपक्रिया क्या है। ठीक, अब हम लोग किताबी वाला भी देखेंगे और अलग से क्या देखेंगे उसको भी देखेंगे। ठीक है ना, सबकी बातें हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। चलो, तो पहले सभी लोग नया शुरुआत करोगे, हेडिंग क्या बनाओगे, सभी लोग बनाओगे हेडिंग रासायनिक अपक्रियाएं, रासायनिक अपक्रियाएं, रासायनिक अपक्रियाएं। ठीक, चलो हेडिंग क्या बनाओगे, रासायनिक अपक्रियाएं, रासायनिक अपक्रियाएं। इसको बोलते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन। ठीक, केमिकल रिएक्शंस। अब देखो केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, इसको आप सिंपल सी भाषा में जानो क्या कि रासायनिक अपक्रिया क्या है। देखो, रासायनिक अपक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ऐसी अपक्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहा जाता है। हमारी बात आप लोग समझ गए होंगे क्या, देखो ध्यान से। जैसे हम लोग ले यहाँ पर कोई ए है, हमारा कोई एक पदार्थ ए है और कोई हमारा दूसरा पदार्थ बी है। ठीक, जब यह क्रिया कर रहा है तो यहां हमारा चाहे ए भी बना सकता है, हमारी बात समझ रहे हैं आप लोग, चाहे हमारा ए जो है बी से क्रिया करके हमारा यहाँ पर सी और डी बना सकता है। हमारी बात समझ रहे हैं आप लोग, ऐसा हम लोग बोल दे कि हमारा ए जो है बी से क्रिया करके सी और डी और ई बना सकता है। हमारी बात समझ रहे हैं आप लोग, तो देखो इसी बात को हम लोग बोल रहे हैं, ए हमारा कोई अलग पदार्थ है और बी हमारा कोई अलग पदार्थ है। जब हमारा ए बी से रिएक्शन करेगा तो हमारा कोई अलग पदार्थ नया बनाएगा ए बी, और हमारा ए कोई अलग पदार्थ है और बी हमारा कोई अलग पदार्थ है। जब यह क्रिया करेगा तो हमारा सी कोई अलग पदार्थ और डी हमारा कोई अलग पदार्थ बना देगा। ठीक है ना, चलो और आगे बात देखो। जब हमारा कोई ए अलग पदार्थ है, बी हमारा कोई अलग पदार्थ है, जब यह क्रिया करेगा तो हमारा सी कोई अलग पदार्थ, डी हमारा कोई अलग पदार्थ, ई हमारा कोई अलग पदार्थ निर्माण करेगा। बात समझ रहे हैं आप लोग, देखो ध्यान से। तो इसी शब्दों को, इसी जो अपक्रिया लिखी गई है, यह अपक्रिया का निशान होता है। सबकी बातें करेंगे कि अभिक्रिया क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, आखिर में अभिक्रिया की क्या अवस्थाएं हो सकती हैं, उत्पाद की क्या अवस्थाएं हो सकती हैं, सबकी चर्चा हम लोग बारी बारी से करेंगे। तब तक सभी लोग ध्यान से मुस्कुराते हुए चेहरे से देखोगे। ठीक है, चलो देखो, इसी बात को अपने शब्दों में व्यक्त करना है तो क्या बोलोगे, ऐसी अपक्रियाएं, ऐसी अपक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, ऐसी अपक्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहा जाता है। आप लोग बात समझ गए होंगे, फिर से एक बार रिकॉल करते हैं हम लोग। जब ऐसी अपक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ऐसी अपक्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहा जाता है। ठीक है ना, बात समझ गए होंगे आप लोग। ठीक, चलो और देखो किताब में क्या लिखा है इसको भी जान लो। किताबी में क्या है, इसको किताब वाला देख लो। ये तो मान लो अपने तरीके से बताया गया, किताब वाला देखो। किताब में क्या लिखा है कि जब देखो
जब एक या एक से अधिक पदार्थ जब एक या एक से अधिक पदार्थ पुनर्व्यवस्थित होकर रीअरेंजमेंट होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, यह परिघटना रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। देखो दोनों बात कहने का मतलब हमारा एक ही निकल रहा है, ठीक है ना। चाहे आप लोग घुमा फिर जैसे कहो, दोनों बात रासायनिक अपक्रिया ही डिफिनेशन बोल रहा है, ठीक है ना। तो जो आपको सरल लिखी दोनों आप लिखने का प्रयास करोगे। पहले हम अपना लिखते हैं, उसके बाद हम लोग बुक्स का लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। चलो ठीक, चलो देखो ठीक, ध्यान देखो सभी। रासायनिक अपक्रियाएं, देखो इसमें क्या लिखोगे। ऐसी अपक्रियाएं, ऐसी, चलो ऐसी अपक्रियाएं, ऐसी अपक्रियाएं, ऐसी अपक्रियाएं जिनमें दो या जिनमें दो या दो से अधिक, ऐसी अपक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक या एक से अधिक आपस में क्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ऐसी अपक्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ऐसी अपक्रिया को रासायनिक अपक्रियाएं कहते हैं। रासायनिक अपक्रियाएं कहते हैं, ठीक। ऐसी अपक्रियाओं को क्या बोलते हैं? रासायनिक अपक्रिया। ऐसी अपक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ऐसी अपक्रियाएं को रासायनिक अपक्रिया कहा जाता है, ठीक। चलो देखो, हमारी बात सभी लोग ध्यान से सुनोगे। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में लें, जैसे हम लोग यहाँ पर लें कार्बन, क्या है हमारा? सी मतलब कार्बन, O2 मतलब ऑक्सीजन। जब यह क्रिया करेगा तो हमारा यहाँ बनाता है CO2। क्या बनाएगा भाई? CO2, ठीक। सी मतलब हमारा यहाँ पर क्या है? सी मतलब हमारा यहाँ पर है कार्बन। सी मतलब यहाँ पे कार्बन, O2 मतलब हमारा ऑक्सीजन है, और CO2 मतलब हमारा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। देखो यहाँ पे हम कुछ बातें लिख रहे हैं, आप लोग ध्यान सुनिएगा, ठीक। अब सभी लोग ध्यान सुनो। देखो यहाँ पर हम लोग छोटा सा एस लिखे हैं, इसका मतलब क्या है, और जी लिखे हैं, इसका मतलब क्या है, सबका बात जानोगे ध्यान से। पहली बात, इस तरफ जो होता है इसको बोला जाता है अभिकारक। क्या बोलते हैं भाई? अभिकारक। इसका इंग्लिश होता है रिएक्टेंट। क्या होता है?
रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स। इसका होता है प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स। ठीक, हमारी बात समझ रहे हैं? इसको बोला जाता है अभिकारक, इसको क्या बोला जाता है हिंदी में? उत्पाद। इसमें क्या होता है हमारा? प्रोडक्ट। ठीक है, चलो और आगे इसको हम लोग पढ़ते हैं। अब देखो इसका यस का मतलब क्या है, इसका जी का मतलब क्या है, इसका हमारा जी का मतलब क्या है। ठीक, ध्यान से हम लोग सुनोगे। देखो, जो हमारी पदार्थ की, देखो ये हमारा अभिकारक हो गया और ये हमारा उत्पाद हो गया। तो अभिकारक की हमारी अवस्थाएं हैं। यस मतलब यहाँ पर होता है सॉलिड, मतलब ठोस। जी मतलब होता है गैस। ठीक है, जी मतलब देखो कितनी होती है हमारी, एक हमारा सॉलिड होगा, एक हमारा द्रव होगा, एक हमारा गैस होगा, एक हमारा जलीय होगा। ठीक, पहले हम इसका नाम लिख लेते हैं जिसको लिखा गया है। सी मतलब यहाँ पर क्या है? कार्बन, कार्बन। ठीक, O2 मतलब यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। और CO2 मतलब यहाँ पे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक, क्या होता है? कार्बन डाई ऑक्साइड, मतलब सी मतलब कार्बन, दो मतलब डाई, और में क्या बन जाएगा? ऑक्साइड। तो क्या होगा? कार्बन डाई ऑक्साइड। यहाँ पे मतलब सी मतलब कार्बन, O2 मतलब ऑक्सीजन। इसको हम लोग डाई ऑक्सीजन भी कर सकते हैं, वो भी बात हमारी सही है। ठीक, अभी मैंने इसको आप लोग नोट करो, इसको लिखवाते हैं इसकी जो गैस अवस्थाएं होती हैं। अभिकारक में क्या अवस्थाएं हैं, उत्पाद में क्या अवस्था है, सबसे पहले नोट करोगे। ठीक, नोट करो, उसके बाद देखते हैं। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं आप लोग? इसको आप लोग नोट करोगे, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि एक्चुअली में इसका अभिकारक में क्या अवस्थाएं होती है, उत्पाद में क्या अवस्था है, सबकी चर्चा हम लोग बारी बारी से करेंगे। ठीक है ना, चलो एक बार सभी लोग ध्यान से नोट करोगे, उसके बाद तब बताते हैं आगे बात हम। ठीक, चलो सबका यहाँ तक हो गया? चलो सबका हो गया यहाँ तक, इसको मिटाते हैं। ठीक है, देखो इसका और एक डिफिनेशन क्या हो सकता है, उसको भी देख लो। जब एक या जब एक या एक से अधिक जब, देखो परिभाषा हमारे में ठीक है और वो भी ठीक रहेगा, जो लिखा है भी दोनों ठीक है। ठीक है, दोनों देखोगे। जब एक या एक से अधिक पदार्थ पदार्थ पुनर् पुनर्व्यवस्थित, इसका यूज होता है हमारा रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट।
ठीक, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट देखो, जब एक या एक से अधिक पदार्थ पुनर्व्यवस्थित होकर होकर एक या एक या एक या एक से अधिक एक या एक से अधिक एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या? जब एक या एक से अधिक पदार्थ पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं करते हैं करते हैं यह परिघटना रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। अपक्रिया कहलाती है। ठीक, बात समझ गए आप लोग? एक बात हमारा क्या एकदम सत्य है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, यह परिघटना रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। इसमें एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से। इसके एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम लोग एग्जाम्पल में यहाँ पर ऐसा ले, सब लोग ध्यान से देखोगे। ठीक, देखो, अगर हम यहाँ ले कोई धातु जड़ेन, जब हमारा यार H2SO4 से क्रिया करेगा तो यहाँ हमारा बनाता है ZnSO4 और हमारे यहाँ बाहर क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। देखो, Zn हमारा अवस्था से क्या बना, इसकी अवस्था हमारी होती है यस। यस मतलब क्या होता है भाई? सॉलिड। H2SO4 अवस्था क्या होती है? जी। जी मतलब गर्ल नहीं, गैस। ठीक, सॉरी, जी मतलब यहाँ पे यल रहेगा। यल कितने बात है? यल लिक्विड में। और इसकी अवस्था क्या होती है? यल। इसकी अवस्था क्या होती है? तीर का मतलब क्या है? गैस। थोड़ा इसको इधर लिख देते भाई। ठीक, बात समझ रहे हैं आप लोग? तो जड़ियन यस, H2SO4 यल, ZnSO4 यल, H2 मतलब यहाँ पर तीर का मतलब गैस होता है। अभी सब कुछ बात करते हैं। ठीक है, ये हमारी परिभाषा हुई, इसकी हमारा एग्जाम्पल हो। फिर से हमारी बात सुनोगे। इतने क्या बोलते हैं? इतने को अभिकारक कहा जाता है। इतने क्या बोलते हैं? अभिकारक। फिर वही बात, अभिकारक। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग भाई? उत्पाद। उत्पाद, इसका मतलब होता है रिएक्टेंट इंग्लिश। इसका मतलब हमारा क्या होता है? प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसकी इंग्लिश हो गई। इसको नाम दो क्या है? जडेन का मतलब होता है हमारा जिंक। जिंक, इसका नाम क्या होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका तो बहुत नाम है, इसी हमारी बात नहीं। चाहे सल्फ्यूरिक अम्ल कहो, चाहे रसायनों का राजा कहो, चाहे इसको हाइड्रोजन सल्फेट कहो, चाहे इसको और क्या बोल सकते हो, ऑयल ऑफ विट्रियल कह सकते हो, तेल का कशिश। इसका बहुत नाम है। ठीक है ना? इसका क्या नाम होगा? इसका नाम है जिंक सल्फेट। Zn मतलब जिंक, SO4 -2 मतलब होता है सल्फेट। जैसे हमारा क्या हो जाएगा? जिंक सल्फेट। क्या हो जाएगा हमारा? जिंक सल्फेट। और ये हमारा क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस। सभी लोग बताओगे हाइड्रोजन की खोज कौन किए थे? डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन। डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन। सभी लोग बताओगे कि इसकी खोज कौन किए थे? ठीक है, बता दें आपको कि लोहे में जंग लगने पर उसका भार क्या होता है? वेट में क्या होती है? इंक्रीज करता है, मतलब वेट बढ़ता है। ठीक है ना? इसमें लोहे में जंग लगने पर। सभी लोग बताओगे डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन की खोज कौन किए थे? ठीक है, चलो
इसका नाम क्या हो गया हमारा? हाइड्रोजन। एक बार हम चर्चा करते हैं, इसको लोग नोट करोगे बढ़िया से, इसके बाद चर्चा करते हैं कि इसमें यस का मतलब, यल का मतलब, इस सब क्या होता है। ठीक है, फिर तुम नोट करोगे बढ़िया से। ठीक, नोट करो। ठीक, सबका हो गया मतलब। चलो ठीक, आगे देखते हैं। ठीक, देखो ये आप लोग ऐसे ही बोल सकते हो, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक या एक नए अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जैसा भी लिखना चाहो, कोई मानी बात नहीं है। ठीक है ना? ठीक, जैसे भाई अपक्रिया होने के लिए दो पदार्थ होना चाहिए। एक पदार्थ से भी क्रिया कर, ऐसा नहीं कि क्रिया नहीं करता, एक पदार्थ रहेगा, एक पदार्थ में भी क्रिया करेगा। ठीक है, दो पदार्थ तब भी क्रिया करेगा, तीन है तब भी क्रिया करेगा, वो तो डिपेंड करता है कैसे आप लोग लिख रहे हैं। ठीक है ना? बात दोनों सही है, हमारा गलत कोई नहीं है। ठीक है, चलो, और लिखने के ऊपर सोचने के ऊपर है। ठीक है, चलो इसको मिटाते एक बार यहां से, इस सब क्रिया को, इसको मिटाते हैं। देखो ध्यान से, चलो देखो, इसमें यस का मतलब क्या होता है? यस का मतलब होता है सॉलिड, इसका हिंदी होता है गैस। ऑयल का मतलब होता है लिक्विड। क्या होता है? लिक्विड। इसका मतलब होता है द्रव। और जी का मतलब होता है, यहाँ पर स्मॉल जी का मतलब क्या होता है? गैस। गैस। एक हमारा होता है एक्वस, एक्यू, एक्यू, ए की यू ई ओ यू एस। एक्वस का मतलब क्या होता है? जलीय। क्या होता है? जलीय। ठीक, ये अवस्थाएं होती हैं, ये अभिकारक की अवस्थाएं भी हो सकती हैं, और ये हमारी उत्पादकी भी आवश्यकताएं होती है। मतलब अभिकारक कितने फॉर्म में हो सकता है? गैस, द्रव, गैस, सॉरी भाई, यहाँ पे ठोस लिख लो यार, यहाँ पे ठोस रहेगा, ठोस के रूप में, द्रव के रूप में, गैस के रूप में, जली के रूप में। अभी इस में तीर लगाए, इसका मतलब क्या है? तीर का मतलब होता है गैस का। क्या होता है? गैस के रूप में। इस तीर के नीचे क्या लगा, इसका मतलब क्या होता है? अवक्षेप, जिसका आंसर होता है प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट। ठीक, इसका मतलब होता है। ठीक है, बात समझ गए आपको? चल, तो अभिकारक की इतनी अवस्थाएं में हो सकता है, और उत्पाद भी इतनी अवस्था में हो सकता है। कोई अब क्रिया लिखी जाएगी तो इस तरफ वाली हमारी क्या होगी? अभिकारक होगा, ये हमारा उत्पाद होगा, इतनी इसकी अवस्थाएं होती है। अब बात मन में सर अवक्षेप क्या होता है? आप तो हम समझ सकते हैं कि ठोस, द्रव, गैस हो सकता है, लेकिन अवक्षेप क्या है? ठीक है ना? देखो अवक्षेप, अवक्षेप का मतलब क्या होता है? जल में, जल जल में, जल में विलयन के रूप में उपस्थित, जल में, जल के विलयन में उपस्थित, इसे लिख लो, जल के विलयन में उपस्थित, जल के विलयन के रूप में उपस्थित। जल में विलयन के रूप में उपस्थित, जल में विलयन के रूप में उपस्थित। ठीक,
तो ऐसे क्या लिखोगे इसको, किसी अभिकारक या उत्पाद में, किसी अभिकारक या उत्पाद में जल में विलयन के रूप में उपस्थित को ही अवक्षेप कहा जाता है। जल में विलयन के रूप में उपस्थित क्या बोला जाता है, अवक्षेप। किसी अभिकारक या उत्पाद में जल में विलयन के रूप में उपस्थित को ही अवक्षेप कहा जाता है। सभी लोग नोट करोगे, ठीक है। ठीक, चल सबकी बातें यहां तक क्लियर होगी। इसको बता दें खोज कौन किए थे, खोज हमारे किए थे वैज्ञानिक हेनरी केवेंडिश। हेनरी केवेंडिश, हेनरी केवेंडिश हमारे क्या किए थे, इसके खोज किए थे, डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और सभी लोग हेडिंग बनाओगे रासायनिक समीकरण। हेडिंग क्या बनाओगे, रासायनिक समीकरण, ठीक। चल रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस। अब किसी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक में भाग लेने वाले पदार्थों तथा उत्पाद में बनने वाले पदार्थों को जिन संकेतों के रूप में व्यक्त किया जाता है उसे हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। ऐसे लिखना है, बात एक ही है, ऐसे लिख दो। किसी रासायनिक अपक्रिया को जिस संकेत में व्यक्त किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण। चलो हम ऐसे लिखा दे, लिखा जाता है, ठीक है। लिखो, देखो किसी 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 रासायनिक अपक्रिया में, किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले, किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों तथा बनने वाले पदार्थों, किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों तथा बनने वाले पदार्थों तथा बनने वाले पदार्थों को किसी रासायनिक अपक्रिया में, यहां लिख लो भाई, किसी रासायनिक अपक्रिया में, ठीक, किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों तथा बनने वाले पदार्थों को अरे यार जिन, ऐसा लिख लो, किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों तथा बनने वाले पदार्थों को जिन संकेतों या सूत्रों में निरूपित किया जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक, किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों तथा बनने वाले पदार्थों को जिन संकेतों या सूत्रों में निरूपित किया जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब सभी लोग एग्जाम्पल लिखाते हैं आपको। इसका एग्जाम्पल क्या है,
सभी लोग ध्यान से देखोगे, कोई अप्रक्रिया ले लो। चल, अगर हम लोग यहाँ ले NH3 और हम लोग यहाँ पर ले एक HCl, ठीक, तो हमारा यहाँ से क्या बनेगा? NH4Cl, NH4Cl, ठीक। बात समझ गए आप लोग ध्यान से? चलो देखो, NH4 की पाया जाता है G में, G मतलब गैस, और यहाँ पे ये Cl पाया जाता है L के रूप में, ठीक। और NH4 किस रूप में पाया जाता है? L के रूप में। L मतलब क्या है? लिक्विड, ठीक है। अब देखो क्या लिखे हम लोग? रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों, देखो भाग लेने पदार्थों तथा बनने वाले पदार्थों जिन संकेतों या सूत्रों के रूप में निरूपित किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। देखो कोई परिभाषा अपने आप बनती नहीं है, उस परिभाषा को जो यहाँ पर लिखा जाएगा, मतलब उसका एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल को अपने शब्दों में व्यक्त कर दो, वही आपकी बहादुरी है, आपकी परिभाषा, डिफिनेशन आपकी है, ठीक है ना। वही बातें हम लोग बार बार बोलते हैं, थोड़ी कि पूरा हम लोग किताब उठाए या याद करके चले जाए, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं, उसी को शब्दों में लिख देते हैं, बात कहानी खत्म रहती है। थोड़ी कि पूरा चलेंगे किताब उठा के रट्टा मारेंगे और लिख लेंगे, ऐसा करना इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। तो सब लोग समझने का प्रयास करोगे। NH3 और HCl से क्रिया करेगा तो हमारा क्या बनेगा? NH4Cl। भाई थोड़ा एक बात जान लो, यहाँ पर हमारा जो रहेगा क्लोरीन, यहाँ पर HCl जो रहेगा हमारा इसमें गैस के फॉर्म में, ठीक है। ऐसा नहीं कि HCl लिक्विड नहीं पाता, HCl लिक्विड में भी होता है, ठीक है ना, लेकिन इस पर हमारे फॉर्म में रहेगा गैस के फॉर्म में। और हमारा यहाँ NH4Cl किसमें होगा? सॉलिड के रूप में। किसमें होगा भाई? सॉलिड के रूप में, ठीक। चलो, इसका नाम है अमोनिया। अब इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl का मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका क्या नाम है? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। सभी लोग घबराओ मत, कैसे हम लोग लिख रहे हैं अमोनियम क्लोराइड, सबको बताएंगे तरीका कैसे इसको नाम लिखा जाता है, ठीक है ना। कि हमारा अमोनिया है और NH4Cl किसका नाम कैसे कैसे हुआ, सब बातें बात करेंगे, ठीक है। चलो, ये सब बातें आप लोग समझ गए होंगे ना। इसका एग्जाम्पल हो गया, ये हमारी क्या है? रासायनिक समीकरण क्या है, ठीक है। और कोई एग्जाम्पल ले लो, चलो और ले लेते एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल अगर हम ले ले, चलो मिटा के यहाँ लिखते हैं और एग्जाम्पल हम लोग ले लें। चल, जैसे हम लोग ले यहाँ पर Mg, जब हम लोग Mg की क्रिया HCl से कराएंगे भाई, हमारा यहाँ से क्या बनेगा? यहाँ बनेगा हमारा MgCl2। क्या बनेगा? MgCl2। और हमारा यहाँ बाहर क्या निकलेगा? H2। क्या निकलेगा? H2, ठीक। चल देखो, इस अपक्रिया में हमारा Mg किस रूप में रहेगा? सॉलिड के रूप में। और HCl किस रूप में रहेगा? लिक्विड के रूप में। और MgCl2 किस रूप में बन रहेगा? इसमें इसको हम लिखते हैं, ये हमारा इसमें रहेगा लिक्विड के रूप में। और हमारे यहाँ से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। ये भी हमारी क्या है भाई? ये भी हमारी क्या है? रासायनिक समीकरण है। ये हमारा क्या है? रासायनिक समीकरण है, ठीक है। आप लोग को बात समझ में आ गई होगी। चल देखोगे, यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया? MgCl2 सॉलिड में, लिक्विड में, यहाँ पर गैस, यहाँ पर सॉलिड में हो गया। MgCl2 सॉलिड में पाया जाता है, सॉलिड किसमें पाया जाता है? हमारा सॉलिड में। अब कौन कितना याद करेगा कि कैसे कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, फिलहाल आप लोग जानते रहोगे। अगर कोई अगर अपक्रिया हो रही होगी, अवस्था लिखने कोई मानी बात नहीं है। अगर आप लोग ऐसा भी लिख देंगे एग्जाम्पल, तब भी सत्य मान जाएगा, ठीक है ना। और भाई कौन कहाँ तक याद कर पाएगी यार की अवस्था हमारी यही होती है। अगर आप लोग ऐसा भी लिख देंगे, ऐसा बिल्कुल एकदम सत्य है, ठीक है ना। ये हमारा गलत कहीं नहीं, ये बात जानते रहिए, ठीक है ना, ये भी सही है। अब भाई अवस्था तो कोई रट नहीं सकता ना। फिलहाल अगर आपको जानते हो तो लिख सकते हो, हमारा S में रहेगा, या हमारा L में रहेगा,
या हमारा जो यस में रहेगा और ये हमारा जी में रहेगा, तो आप लिख सकते हो। ठीक है, बात समझ रहे हैं, हमारा इस्तेमाल हो रहा था। चलो देखो, अब सबकी अवस्था तो रटना इम्पॉसिबल है, ठीक है ना, तो आप लोग कुछ जानते रहोगे या आप लोग ऐसा लिख दोगे तब भी हमारा क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा, बिना अवस्था के। ठीक है, बस हमारी को क्या होनी चाहिए, रासायनिक समीकरण होना चाहिए। ठीक है, चलो तो क्या हमारा एफ क्रिया बैलेंस है, इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं। फिलहाल सब बैलेंस करना भी बताएंगे, अभी इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि संतुलित रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, कंकाली समीकरण क्या होता है, उसमें छेपी क्या, उसमें सब कुछ बातें भी लोग करेंगे, आप लोग घबराइए बिल्कुल मत। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं, तो चर्चा हम लोग बारी बारी से करेंगे। तो आज से हम लोग यहीं पे रखेंगे। सभी लोग एक होमवर्क लोगे कि रासायनिक समीकरण का और एक एग्जाम्पल सभी लोग लिख के दिखाओगे। ठीक है ना, तब तक हम सब लोग यहीं पे एंड करते हैं। किसी कोई प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल।